हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल आईपीसीएस बाय योगेंद्र सर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th आईपी का चैप्टर 1 जो कि है कंप्यूटर सिस्टम। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं क्लास 11th आईपी का, क्लास 12th आईपी का, क्लास 11 सीएस का और क्लास 12th सीएस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आईपी चैप्टर 1 जो कि है कंप्यूटर सिस्टम। और हाँ, अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। तो आखिर कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है? कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट आउटपुट। हमें सबको मालूम है कि एक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम एक इनपुट देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और एक हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है, ये सबको मालूम है। A computer along with additional hardware and software together is called a computer system। यदि हम कंप्यूटर में कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर जोड़ देते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर उसमें डाल देते हैं, तो वह सारी चीज मिलके क्या कहलाती है, एक कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हमने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जोड़ दिया और हमारे कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिए, जैसे कि MS वर्ड, पावर पॉइंट या फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी चीज हमने डाली है सॉफ्टवेयर के रूप में, तो ये सब चीजें मिलके ही हम जो चीज बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। A computer system primarily comprises of CPU, computer, central processing unit, memory, input-output devices and storage devices। एक कंप्यूटर सिस्टम में मेनली कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक होता है CPU जो प्रोसेस करता है, एक होती है मेमोरी जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो इनपुट और आउटपुट लेने के लिए काम आते हैं, एंड स्टोरेज डिवाइसेस जहां पे हम सारी चीजों को रखते हैं। ठीक है, ये होती है। All these component function together as a single unit to deliver desired output। और ये सारी चीजें मिलकर काम करती ताकि हमको एक डिजायर आउटपुट मिल सके, जो चीज हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं वह हमें मिल जाए। ठीक है। अ कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइज, इट कैन वेरी। ठीक है, हमारे पास हमको मालूम है कि कंप्यूटर अलग अलग साइज में आते हैं। ठीक है, बहुत पहले तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे, आजकल उनके साइज छोटे हो गए। फ्रॉम हाई एंड सर्वर टू अ पर्सनल लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स। ठीक है, और अभी स्मार्टफोन्स में भी कंप्यूटर्स आने लगे, वे भी एक तरीके का एक कंप्यूटर है। ठीक है। और हाई एंड सर्वर्स क्या होते हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके सर्वर्स होते हैं जहां से डेटा आता है। ठीक है, जैसे फेसबुक हो गया, वो अपना डेटा स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो उनके बड़े बड़े स्टोरेज वो रहते हैं, सर्वर्स रहते हैं। ठीक है, जहां पे वो हमारा डेटा को स्टोर करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, हाई एंड सर्वर्स। फिगर 1.1 shows the diagram of computer system। The directed lines represent the flow of data and signal between the component। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल कंप्यूटर सिस्टम का एक क्या दिया गया है, ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। इसमें क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस से इनपुट आता है, ये एरो बना हुआ है, फिर वो किसके पास जाता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को देना है या प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करना है, या फिर उसके बाद उसको सेकेंडरी में अभी स्टोर करके रखना है, अभी प्रोसेस करना है नहीं। और फिर वह ये भी डिसाइड करता है कि सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में लाना है क्या। फिर कंट्रोल यूनिट के पास जाता है और फिर क्या करता है, कंट्रोल यूनिट फेच करके डेटा किसको दे देता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले हैं। और प्रोसेस होने के बाद फिर से कंट्रोल यूनिट क्या देखता है कि किस आउटपुट डिवाइस को देना है ताकि वह आउटपुट यूजर को मिल जाए। तो ये क्या है, एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का। वह इनपुट लेता है, सीपीयू की हेल्प से प्रोसेस करता है और इसको क्या करता है, एक आउटपुट देता है। तो चलिए सबसे पहला हम पढ़ते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबको मालूम है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन होता है कंप्यूटर का। ठीक है, और वो क्या करता है, सारी की सारी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, सारी की सारी प्रोसेसिंग का काम कहाँ पे होता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये कहाँ पे रहता है, हमारा प्लेस ऑन वन और मोर चिप्स। ठीक है, ये हमारे माइक्रो चिप्स रहते हैं। सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रो चिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और हमारा ये सीपीयू किससे मिलकर बना होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। हम बहुत सारे सर्किट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस सीपीयू को बनाते हैं। सीपीयू द आईसी इज कंप्राइज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। और जो ये आईसीज हैं जिसकी हेल्प से हम सीपीयू बनाते हैं, वह किस मटेरियल का रहता है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सीपीयू। सो सीपीयू का काम क्या है, सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम। हम सीपीयू को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन और डेटा किसके थ्रू, प्रोग्राम्स। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा कौन समझेगा, सीपीयू समझेगा, तो हम उसको क्या करते हैं, प्रोग्राम्स के रूप में उसी की भाषा में लिख के सीपीयू को बताते हैं कि डेटा को किस तरीके से लेना है, क्या प्रोसेस करना है। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, CPU is given the instruction and data through program. The CPU can fetch the program and data from memory and perform arithmetical and logical operation as per the given instruction and store the result back to
मेमोरी। ठीक है, वो क्या करता है, जो भी हम उसको डेटा देते हैं उसके ऊपर क्या करता है, अर्थमेटिक या लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। While CPU processing, the CPU process the data as well as instruction in its local memory। ठीक है, कहाँ पे रखता है, जब जब प्रोसेस करता रहता है तब तक के लिए क्या करता है, वो जो भी डेटा है वो कहाँ पे रख के रखता है, लोकल मेमोरी, मतलब उसके पास में ही एक छोटी मेमोरी होती है, वहां पे क्या करता है, वो डेटा को रखता है। ठीक है, और उस छोटे जगह को क्या बोला जाता है, जो लोकल मेमोरी, उसको कहा जाता है रजिस्टर। ठीक है, तो याद रखना, जो भी स्टोरेज एरिया है, जो प्रोसेसिंग के समय जो सीपीयू रखता है यहाँ पे डेटा को, उस जगह को क्या बोला जाता है, रजिस्टर। ठीक है, और बाकी जगह तो हमारा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डेटा रहता ही है, लेकिन जब तक प्रोसेस होता रहता है डेटा, वो क्या करता है, एक लोकल मेमोरी में रखता है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं अपन, रजिस्टर। रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ सीपीयू चिप, दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। ठीक है, इनका साइज भी छोटा होता है और कम नंबर्स में होते हैं ये भी। ठीक है, ये भी सीपीयू चिप पे ही लगा रहता है। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इमीडिएट रिजल्ट। ठीक है, अलग अलग जो हमारे रजिस्टर रहते हैं उनका अलग अलग काम करता है, कुछ डेटा को स्टोर करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं और कुछ बीच बीच के रिजल्ट को स्टोर करते हैं। ठीक है, अदर देन रजिस्टर द सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट। अब सीपीयू के अंदर कौन से दो चीज होते हैं, रजिस्टर तो होते हैं, उसके अलावा दो मेन यूनिट होती हैं, उसको बोलते हैं एएलयू और सीयू। ठीक है, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इनको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन जो करता है वह कौन सी यूनिट है, हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जब भी कोई हम प्रोग्राम देते हैं उसको, तो अर्थमेटिक और लॉजिक वाले ऑपरेशन है वो कौन सा पार्ट करता है सीपीयू का, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिक क्या होते हैं, अर्थमेटिक मतलब जो भी हमारे मैथमेटिकल वाले सारे ऑपरेशन, जैसे कि प्लस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन। और दूसरा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो लॉजिक, यहीं पे साथ में क्या लिखा रखा है, लॉजिक यूनिट। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, यानी कि कंपैरिजन वाले। ठीक है, हमको पता करना 5 इज ग्रेटर देन 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, क्या बड़ा है, छोटा है, बराबर है, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे काम भी कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और दूसरा हमारा पार्ट है इसी का, वह है हमारा कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट भी आप नाम से ही समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, पूरी चीज जो भी प्रोसेसिंग है, डेटा को लेने से लेकर आउटपुट देने तक की तो सारी प्रोसेस है, जो डेटा फ्लो होगा उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। इसको एक तरीके से ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करता है, पहले डेटा कहाँ से आएगा, कौन जाएगा पहले, कौन आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद वो डेटा कहाँ जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में जाएगा कि एएलयू के पास जाएगा, एएलयू से प्रोसेस होके वापिस कहाँ पे जाएगा, आउटपुट डिवाइस को किस तरीके से देना है, ये सारा काम कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो एएलयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सीपीयू इज पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर्स कहा जाता है, एएलयू एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ओके, सीपीयू इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, और इसी सीपीयू को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, याद रहेगा ये। नेक्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू टेक डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। जब भी हमें यूजर्स को कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देने रहते हैं तो हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस का यूज रहता है। ठीक है, हमें कंप्यूटर को बताना है कि क्या करना है, तो हम किन डिवाइसेस का यूज करेंगे, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन देना है तो उसके लिए जो डिवाइसेस का यूज किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि माउस से हम क्लिक करके बताते हैं कि कौन सा प्रोग्राम खोलना है, कौन सा गेम चलाना है। ठीक है, माउस हो गया, क्या हो गया, दूसरा टच स्क्रीन से बताते हैं कि जैसे टच करते हैं तो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये वाला ओपन करो, ये वाला टच करो। स्कैनर से क्या करते हैं, हम जो भी हमारा डॉक्यूमेंट रहता है उसको क्या करते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी किसको भेजते हैं, कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस। सेम कीबोर्ड से हम टाइप करके भेजते हैं हमारा इनपुट, जो भी हम डेटा देना चाहते हैं हम कंप्यूटर को पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, जो भी हम डेटा भेजते हैं उसको क्या करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है, यानी कि 0-1 के फॉर्म में उसको क्या करता है,
कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतना याद रखना है कंप्यूटर में। तो इनपुट डिवाइसेस में यही इंपॉर्टेंट है, सो ये आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जैसे इनपुट डिवाइसेस होते हैं वैसे ही आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, बट इनका काम थोड़ा अलग है। आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गिव आउटपुट टू द यूजर। जब जो भी चीजें प्रोसेस हो चुकी हैं कंप्यूटर में, उसका रिजल्ट यूजर को दिखाने के लिए हम कौन सी डिवाइसेस का यूज करते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। जिस तरीके से मॉनिटर क्या करता है कि हमने कुछ भी प्रोग्राम बनाया, वो प्रोसेस हुआ, उसका आउटपुट आया। हम गाने चला रहे हैं तो स्पीकर क्या करेगा? वो गाने का साउंड हमको देगा। तो क्या हो रहा है, कंप्यूटर से क्या आ रही चीजें बाहर आ रही हैं। ठीक है, तो आउटपुट की उसमें क्या हो गया? मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। प्रिंटर क्या करता है? जो भी हमारा सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट है, हमारा ये पीडीएफ है, इसका प्रिंट निकालेंगे तो क्या होगा? कंप्यूटर से बाहर आ रहा है। तो जो जो चीज बाहर आती है या कंप्यूटर यूजर को देता है, वो सब चीज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाती हैं? हमारे आउटपुट डिवाइसेस। सो अब देखते हैं क्या लिखा है। अ प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइसेस टू गेट आउटपुट इन फिजिकल फॉर्म। 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड प्रिंटर आर इंकजेट, लेजर प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, सो प्रिंटर सबसे ज्यादा कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस जो हम सब जगह यूज करते हैं, स्कूल, कॉलेजेस और घर पे भी यूज करते हैं। ठीक है, आजकल 3D प्रिंटर्स भी आ चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो क्या करते हैं 3D में क्या करते हैं? प्रिंट निकाल के दे देते हैं। ठीक है, 3D प्रिंट। दीज प्रिंटर आर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू क्रिएट प्रोटोटाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जैसा का जैसा 3D में दिखता है वैसा का वैसा क्या करते हैं? वो डिजाइन बना देते हैं। कार बनाना है, पॉट बनाना है, तो एज इट इज वो क्या करते हैं? 3D में क्या करते हैं? उस डिजाइन को बना कर देते हैं। और वो क्या कर कहाँ यूज होते हैं? जहाँ पे प्रोटोटाइप्स बनते हैं। जैसे हमको कार बनानी है, तो कार का एक छोटा मॉडल बनाना है, तो हम उस 3D प्रिंटर से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। बहुत ही इजी है, आपने बेसिक्स आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। अब पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ से चालू हुआ। फ्रॉम द सिंपल कंप्यूटर टू मॉडर्न डे पावरफुल डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैव इवॉल्वड इन ए रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, कैलकुलेटर बनने से लेकर अभी तक के कंप्यूटर को बनने में बहुत ही कम टाइम लगा है। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इज शोन थ्रू अ टाइमलाइन एट फिगर 1.5। ठीक है, हम नीचे देखेंगे फिगर 1.5, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ है। द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज शोन इन फिगर 1.4। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, a computer memory to store data, and program input and output devices and communication channel to send and receive the output data. Electronic numerical integrator and computer ENIAC is the first binary programmable computer based on von Neumann architecture. ये जो यहाँ पे आर्किटेक्चर दिख रहा है 1.4 में, यही आर्किटेक्चर का यूज आज तक हो रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर किसने बनाया था? वॉन न्यूमैन ने, और इसी के बेसिस पे हमारे कंप्यूटर्स बने हुए हैं। तो सबसे पहला कंप्यूटर बना था, इसके बेसिस पे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक इनपुट रहता है, उससे हम इनपुट देते हैं, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाता है, वो प्रोसेस करता है, वो मेमोरी में पहुंचाता है डेटा को, या मेमोरी में रहता है तो वापिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाता है, और जो भी डेटा होता है प्रोसेस होके आता है, उससे उसके बाद हमको क्या मिलता है? उसका एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये हमारा है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, ड्यूरिंग द 1970s द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ complete CPU on a single chip called microprocessor. Moore's law predicted exponential growth in the number of transistors that can be assembled in a single microchip. ठीक है, और 1917 में क्या हुआ? हमने क्या बनाना चालू कर दिया? LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कि बहुत सारे सर्किट्स को हम एक सिंगल चिप पे लगा सकते थे। ठीक है, और क्या करते थे? उससे क्या हुआ? साइज छोटा हो गया, उसको क्या बोला जाता है? माइक्रो चिप्स, या फिर उनको क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एक ही सिंगल चिप में हम बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, आईसीज को क्या कर सकते थे? असेंबल कर देते थे। उस जो चिप है जिसपे हमने सारे आईसीज को क्या किया है? इंटीग्रेट कर दिया है, इसी आईसी को क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है,
और इसके कारण क्या हुआ, जो पूरा का पूरा हमारा सीपीयू था वो एक सिंगल चिप में हमने क्या कर पाए थे, असेंबल कर पाए थे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इन 1980s द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली बाय इंटीग्रेटिंग अराउंड 3 मिलियन कंपोनेंट्स ऑन ए स्मॉल साइज चिप, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 1980s में हमने और भी ज्यादा क्या किया, चिप्स को उसमें असेंबल्ड किया, जिसको क्या बोला गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, वेरी लार्ज स्केल integration. Further advancement in technology made it feasible to fabricate high density of transistor and other component approx 106 component on a single IC called super large scale integration. फिर और भी ज्यादा हमने कंपोनेंट्स को क्या किया, एक सिंगल चिप में लगाना सीख लिया, और इसी के कारण क्या हुआ, जो हमारे कंप्यूटर के साइज थे दिन ब दिन छोटे होते गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर फॉर होम यूजर इन 1981। IBM ने अपना सबसे पहला कंप्यूटर बनाया, फिर एप्पल ने बनाया 1984 में, और पॉपुलैरिटी देखते हुए पीसी की क्या हुआ, एक द पॉपुलैरिटी ऑफ पीसी सर्च बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक GUI बेस्ड हमारा कंप्यूटर आया जिसको क्या बोला गया, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, किसने बनाया, एक माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, एंड अदर इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर विद द ओनली कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो कैसा था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब जो आज के जमाने के कंप्यूटर है जिसमें आइकॉन्स थे, उनमें उस पर क्लिक करके प्रोग्राम्स को चालू कर सकते थे। ठीक है, कॉपी पेस्ट हो सकता था, इधर से उधर हम फाइल्स को भेज सकते थे, मतलब हर चीज कैसी थी, आइकॉन्स, पिक्चर्स, ठीक है, इन सब से मिलकर बना हुआ था, मेनूज। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन बाकी क्या से, कमांड लाइन इंटरफेस वाले कंप्यूटर, मतलब कुछ भी चीज करवानी रहती थी तो हमको कमांड लिख के देना पड़ता था कंप्यूटर को, और फिर वो कंप्यूटर चलते थे। जैसे कोई फाइल को चलाना रहता तो क्या लिखना पड़ता था, ओपन और उस फाइल के नाम, तो इस तरीके की कमांड उनको देना पड़ता था, तब वह चलते थे। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का था उसमें क्या था, GUI बेस्ड था, मतलब उसके आइकॉन पे हम डबल क्लिक करते थे और वह चल जाते थे। ठीक है, further with the introduction of laptop, personal computing was more portable to a great extent. This was followed by smartphone, tablets and other personalization assistant. These devices have leveraged to a technological advancement in processor, miniaturization, faster memory, high speed data and connectivity mechanism. और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे लैपटॉप आया उसके बाद और भी ज्यादा पोर्टेबल थिंग्स आने लगी, जैसे कि स्मार्टफोन्स आने लगे, टैबलेट्स आने लगे, आजकल बहुत सारे गैजेट्स आने लगे हैं। ठीक है, यहाँ लिखे हुए गैजेट्स, वॉच, लेंसेज, हैंडबैंड्स, आपने देखोगे स्मार्ट वॉच आती हैं, हेल्थ ट्रैकर आते हैं। ठीक है, वो सारी चीज। फर्दर स्मार्ट अप्लायंसेज आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग बाय लिवरेजिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले गैजेट्स आ चुके हैं। हम बोलते हैं तो कॉल लग जाता है, हम बोलते हैं ओपन ऑन द लाइट तो लाइट ऑन हो जाती है। तो इस तरीके के गैजेट्स क्या होने लगे हैं, हम धीरे धीरे हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी सबको मालूम होता है, मेमोरी मतलब क्या, मेमोरी वह जगह जहां पे कंप्यूटर किसी चीजों को रखता है। कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए जहां पे रखा जाता है डेटा को, वह जगह क्या कहलाती है, कंप्यूटर मेमोरी। Whenever we talk about the memory of a computer, we usually talk about the main memory or primary memory. जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो या तो वो मेन मेमोरी की बात करते हैं या फिर प्राइमरी। द सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट परमानेंटली फॉर फर्दर यूज। जब भी हम मेमोरी बोलते हैं तो मेन मेमोरी होती है या तो उसको प्राइमरी मेमोरी, और एक और मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, प्राइमरी मेमोरी होती है जब भी डेटा प्रोसेसिंग भी रहता है, जैसे कि गाना हमने चलाया तो वो किस मेमोरी में रहता है, जब तक गाना चलता रहेगा प्राइमरी मेमोरी में। और यदि हमने हमारे CD और E ड्राइव में हमारे गाना को स्टोर करके रखा हुआ तो वो हमारी कहाँ पे रहेगी, स्टोरेज डिवाइसेस, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ मेमोरीज हैं। इसके बाद आते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या होता है, हम यूनिट को नापने के लिए, मेमोरी को नापने के लिए कुछ यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम सामान को, वजन को नापने के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं, लेंथ को नापने के लिए मीटर का यूज करते हैं। सेम यदि हमें मेमोरी को नापना है कि कितनी बड़ी मेमोरी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर टू स्टोर एंड प्रोसेस द डेटा। ठीक है, हमारा कंप्यूटर है, हमको मालूम है मशीन लैंग्वेज है, तो सिर्फ वो कौन से नंबर्स का यूज करती है डेटा को स्टोर करने के लिए, 0 या 1, और 0 1 को ही क्या बोला जाता है, मशीन लैंग्वेज या फिर
बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। और ये 0-1 का ही यूज करके पूरा कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी और कॉल्ड बिट्स। और इसी 0-1 को क्या कहा जाता है, बिट्स कहा जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, इनकी ग्रुपिंग चालू की। फर्दर दिस बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स, ठीक है। 4 बिट्स वर्ड इज कॉल्ड निबल। और क्या हुआ, इसके बाद एक नई मेमोरी बनी। यदि हमने 0 और 1 स्टोर किया है तो कितनी जगह लेंगे वो, 1 बिट। लेकिन हमने चार शब्दों का नंबर स्टोर किया, यानी कि 0-1-0-0-1 स्टोर किया, तो उसको क्या बोला जाता है, 1 निबल। मतलब वो कितनी जगह लेगा, 1 निबल, ठीक है। इसी तरह 8 चीजें लिख ली है, मतलब हमने 8 0-1-0-1 स्टोर कर दिए, तो उसको क्या बोला जाता है, बाइट। उसको क्या बोला जाता है, बाइट। तो क्या हुआ, 0 स्टोर किया तो 1 बिट लेगा, 0-1-0-1 स्टोर किया, यदि 4 बिट स्टोर की तो क्या हो जाएगा, 1 बाइट। और हमने आदि निबल, और आधे को क्या बोलते हैं, 4 बिट को क्या बोलते हैं, निबल। और यदि 8-0-1 को स्टोर किया तो उसको क्या कहेंगे, बाइट। इसी तरह जैसे जैसे हमारा डेटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमने डिफरेंट यूनिट्स का यूज किया, ठीक है। जैसे कि किलोबाइट जब 1024 बाइट्स हो जाएंगी तो क्या हो जाता है, 1 किलोबाइट बन जाता है। इसी तरह 124 KB क्या हो जाता है, 1 MB बन जाता है। इस तरह 1024 MB होगा तो वह GB बन जाता है, और 1024 GB है तो वो TB बन जाता है। तो ये सारी टेबल दी गई है जिसमें क्या हुआ है, डिफरेंट यूनिट्स दिया गया है। जैसे कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, इसी तरह 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो सिंपल वैसी तरीके से क्या है, हमारे पास यूनिट्स हैं मेमोरीज की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी मतलब अब कितने तरीके की मेमोरी होती है। सो ह्यूमन बीइंग मेमोराइज मैनी थिंग ओवर ए लाइफ टाइम एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी वी to make decision or take some action. However, we cannot rely on our memory completely, so we make notes and store important data and information using their medium such as notebook, manual, general document, etc. for a long term storage. Similarly, computer have two types of memory, namely primary memory and secondary memory. जैसा कि हम लोग भी करते हैं, हम सारी चीज दिमाग में स्टोर करके नहीं रख सकते, याद करके नहीं रख सकते, हम क्या करते हैं, कुछ चीजें कॉपी में लिख लेते हैं, कुछ नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, कंप्यूटर में सेव करके रख लेते हैं, आईडी पासवर्ड्स कुछ भी चीजें। इसी तरह कंप्यूटर भी क्या करता है, हर चीज वो अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, 2 तरीके की मेमोरी यूज करता है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सो चलते हैं, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। यानी कि कोई भी चीज को प्रोसेस करना है तो हमको चीजों को कहाँ लेके आना पड़ता है, पहले प्राइमरी मेमोरी। मैंने जैसे बताया था कि यदि हमको गाने चलाने हैं तो गाने कहाँ उठा के कहाँ लेके आने पड़ेंगे, पहले हमको प्रोसेस करने के लिए कि गाने बजे तो वो पहले आएंगे हमारे प्राइमरी मेमोरी में, तो ही उसको प्रोसेस करेगा और तो ही वो हमारे गाने बचेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी। मतलब कोई भी चीज को प्रोसेस करना है, कोई भी डेटा रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, हमारे कंप्यूटर में कोई डायरेक्ट सेव फाइल है, ठीक है, हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल रखी है, वो जब तक नहीं चलेगी जब तक वो उठ के कहाँ पे नहीं आ जाती, मेन मेमोरी में, ठीक है। जब तक मेन मेमोरी में आएगी तभी वो प्रोसेस होगी, ठीक है, बिफोर प्रोसेसिंग। द सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशन। और सीपीयू डायरेक्ट किससे डील करता है, प्राइमरी मेमोरी से, किस चीज के लिए, उसको रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। यानी कि हमको यदि डेटा प्राइमरी मेमोरी में डेटा डालना है या प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेना है, उसको कौन इंटरेक्ट करता है, सीपीयू। सीपीयू डायरेक्टली किससे कनेक्ट रहता है, प्राइमरी मेमोरी से, ठीक है। इफ इट इज ऑफ 2 टाइप्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी भी कितने टाइप की होती है हमारे पास, 2 टाइप की, जिसमें एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी होती है रीड ओनली मेमोरी। और अब इन दोनों के क्या पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा डिफरेंस। जो रैम होती है वो क्या होती है, वोलेटाइल होती है। यानी कि उसका यदि डेटा है, यदि डेटा है और हमारी लाइट चली जाती है या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसका डेटा क्या हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। मतलब उसका डेटा जैसे ही हम ऑन करेंगे तो उसका डेटा चला जाता है। सेम बात जैसे कि हमारे गाने चलते रहते हैं, गाने चल रहे हैं हमारे और लाइट चली गई और फिर से कंप्यूटर चालू करेंगे तो क्या गाने चालू हुए मिलते हैं क्या,
नहीं मिलते हैं। मतलब वो कहाँ पे था, हमारा रैम में था। ठीक है, रैम आर वाइप आउट, इट इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्परली वाइल कंप्यूटर इज वर्किंग। उसमें सब डेटा तभी रहता है जब क्या होता रहता है, कंप्यूटर वर्क करता रहता है या प्रोसेस होता रहता है। तो सीधी बात है, जब हमारे मीडिया प्लेयर में गाने चल रहे थे तो वो कहाँ थे, हमारे रैम में थे, और जैसे ही लाइट गई तो क्या हुआ, सारे प्रोग्राम बंद हो गए और डेटा भी वाइप हो गया। तो हम जब लाइट आई तो हमको क्या गाने चलते हुए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, whenever the computer is started or computer application is launched, the required program and data are loaded into RAM for processing. RAM is usually referred to as main memory and it is faster than secondary memory और स्टोरेज डिवाइसेस। और रैम ही वो जगह है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने भी कंप्यूटर को चालू करने के लिए हमको जरूरत रहती है एसेंशियल सॉफ्टवेयर की, वो कहाँ पे चलते रहते हैं, रैम में चलते रहते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड रोम इज नॉन वॉलेटाइल, और उसके अलावा जो हमारी रोम रहती है वो कैसी रहती है, नॉन वॉलेटाइल रहती है। मीन्स इट कंसिडर नॉट लूज इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। ठीक है, जैसे कि हमारे जो गाने हैं वो सब कहाँ रखे हुए हैं, सी डी और ई ड्राइव में। ठीक है, अब लाइट जाए चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो जो हमारा डेटा है वो हमेशा उसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट स्टोरेज, वहां पे डेटा हमेशा रहता ही है। फॉर एग्जाम्पल startup program bootloader that loads the operating system into RAM is stored in ROM। ठीक है, जैसे हमारी सी ड्राइव में जो भी पूरा डेटा रखा रहता है, सी ड्राइव में जो कंप्यूटर की फाइल्स रहती है, जो कंप्यूटर को चालू करने में मदद करती है, वो सब कहाँ रखी रहती है, सी ड्राइव में। सी ड्राइव में रखी हुई है, चाहे कंप्यूटर बंद हो चाहे कंप्यूटर को चालू करो, वो हमेशा परमानेंटली वहीं स्टोर रहती है। लेकिन कंप्यूटर चालू करते समय क्या होता है, हम उनको क्या करते हैं, वापिस रैम में लेके आते हैं और वह प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होता है, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, सो कैश मेमोरी क्या करता है, ठीक है, कैश मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज बट नॉट एज फास्ट एज कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है, so because of RAM a CPU may have to slow down to speed up the operation of the CPU. A very high speed memory is placed between CPU and primary memory known as cache। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। क्या होता है कि सपोज आप लोग चाय बना रहे हैं, ठीक है, चाय बना रहे हैं तो क्या होता है, मान लो कि आपके पास चाय बनाने के लिए जो आपकी चाय पत्ती और शक्कर है वो कहाँ रखी हुई है, आपके किचन में ऊपर के डेस्क में। ठीक है, अब क्या होगा, चाय बनाने के लिए आप क्या करोगे, आदि आप ऊपर के डेस्क में जाके चाय पत्ती और शक्कर लेके आओगे बार बार चाय बनाने के लिए, तो क्या होगा, हमें टाइम लगता है। ठीक है, हमें क्या लगता है, टाइम लगता है। हम कहाँ रखेंगे, यदि उसको ऊपर वाले बॉक्स में। तो इस चीज को फास्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे चाय पत्ती और शक्कर के डब्बे हैं उनको उठा के क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा गैस है उसी के बाजू में रखते हैं। ठीक है, ज्यादातर घरों में हम पास में ही रखते हैं ताकि तुरंत की तुरंत वहीं से उठाएं और तुरंत चाय पत्ती और शक्कर डालें और हमारी चाय बन जाए। तो ये क्या किया हमने चीजों को क्या कर दिया, जो फ्रिक्वेंटली चीजें थी, जो हमको बार बार यूज होने वाली चीजें थी, हम क्या करते हैं उसको कैश मेमोरी में हम क्या करते हैं, आसपास ही रखते हैं। जैसे कि मोबाइल को चार्ज में लगाना है तो चार्जर पास में ही लगा के रखते हैं। ठीक है, पास में, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। तो क्या करते हैं, जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है, जो बार बार हमको काम आने वाला डेटा है, उसको क्या करता है सीपीयू अपने पास में एक सुपर फास्ट मेमोरी में रख लेता है, जो कि फास्ट मेमोरी होती है। उस जगह को क्या बोलते हैं, कैशे मेमोरी। ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है, तो उसको उतनी दूर नहीं जाना पड़ता। जैसे अपने को दूर जाना पड़ रहा था किसी भी चीज को, चाय पत्ती शक्कर को लेने, पहले कहाँ जाना पड़ता था, दूर। लेकिन हमें क्या पता चला कि चाय पत्ती और शक्कर तो हमें रोज यूज होने वाली है। हमने क्या किया, उन चाय पत्ती और शक्कर को उठा के क्या कर दिया, एक फास्ट मेमोरी में रख दिया, यानी कि हमने उनको पास में रख दिया, कैश मेमोरी में रख दी। तो हमको चाय पत्ती और शक्कर लेने के लिए उतनी दूर ना जाके कहाँ जाना पड़ रहा है, सिर्फ कैश मेमोरी में जाना पड़ रहा है। मतलब वहीं के वहीं हम कैश मेमोरी से डेटा लेके आता है, सीपीयू प्रोसेस करता है और क्या करता है, उसको दे देता है। तो इससे क्या बच रहा है, हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हम किस किस के बीच में लगा देते हैं, हम सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में या प्राइमरी मेमोरी के बीच में एक स्मॉलर और फास्ट मेमोरी लगा देते हैं, जिसमें हम कौन सा डेटा रखते हैं, जो हमें ज्यादा यूज होने वाला, जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है, उसको हम क्या करते हैं, उस कैश मेमोरी में रख देते हैं। तो जो हम सीपीयू से प्राइमरी मेमोरी तक जाते थे, अब हमें कहाँ जाना पड़ रहा है, कैश मेमोरी में ही जाना पड़ रहा है। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, कैश मेमोरी। इससे क्या होता है कि हम प्राइमरी मेमोरी तक ना जाके सीपीयू को कहाँ मिल जाता है पूरा का पूरा डेटा,
कैश मेमोरी में। ठीक है, चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं फटाक से। RAM is the faster than secondary storage but not as fast as computer processor. So because of RAM, a CPU may have to slow down. To speed up the operation of CPU, a very high speed memory is placed between the CPU and primary memory known as cache. हम क्या करते हैं, इसी चीज को स्पीड अप करने के लिए प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक स्मॉल और फास्ट मेमोरी लगाते हैं जिसको बोलते हैं कैशे। इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली एक्सेस प्राइमरी मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ क्या करता है, वो कौन सा डेटा को कॉपी करके रख लेता है अपने पास, जो बार बार हम प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेके आते रहते हैं। दस रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम रिड्यूसिंग टू एक्सेस डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। सो क्या होगा, उस सीपीयू को प्राइमरी मेमोरी से डेटा ना लाना पड़ेगा, उसको डेटा कहाँ मिल जाएगा, अब कैशे मेमोरी, क्योंकि उसने कॉपी करके कहाँ रख लिया है, कैश मेमोरी में। व्हेन द सीपीयू नीड्स टू एक्सेस मेमोरी इट्स फर्स्ट एग्जामिन द कैशे। तो जब भी उसे को डेटा लेना रहता है सीपीयू को, तो वो पहले कहाँ ढूंढता है, कैशे में। कैशे में मिल जाता है तो उसका टाइम बच जाता है, और नहीं मिलता है तो वो कहाँ से ले आता है, प्राइमरी में। इन केस द रिक्वायरमेंट इज मीट इट इज रीड फ्रॉम द कैशे, अदरवाइज द प्राइमरी मेमोरी इज एक्सेस। सीधी बात है कि यदि हमको पास में चाय पत्ती का डब्बा और शक्कर का डब्बा मिल जाएगा तो हम वहीं से उठा के चाय पत्ती शक्कर डाल के चाय बना देंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर ऊपर जाएंगे और ऊपर के डब्बे से निकालेंगे और वहां से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन वहीं के वहीं मिल जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं तो वो कैशे में मिलना ही है। तो इसे कहते हैं कैश मेमोरी। होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कर दें वीडियो को। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी हैज लिमिटेड प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज आइदर वोलेटाइल रैम और रोम। दस अ कंप्यूटर सिस्टम नीड ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी टू परमानेंटली स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर फर्दर यूज। ठीक है, जो हमें प्राइमरी मेमोरी है वो कैसी होती है, उसका जो साइज रहता है वो कैसा रहता है, कम रहता है। ठीक है, वोलेटाइल रहती है, जिसमें रैम और रोम हमने पढ़ा था प्राइमरी, लेकिन हम उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, वो छोटे साइज की रहती है। हम उसको छोटे साइज रखने का भी हमारा कुछ कारण रहता है, उसको थोड़ा फास्ट बनाना रहता है, इसलिए हम उसको छोटा साइज का रखते हैं। सो हमको ज्यादा स्टोर करना रहता है डेटा, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में एक अलग से मेमोरी रखते हैं। उस जो अलग से मेमोरी रहती है उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। और वो कैसी होती है, नॉन वैलेटाइल। ठीक है, यानी कि उसमें जो डेटा हमने एक बार स्टोर कर दिया वह हमारा खत्म नहीं होता, यानी कि कंप्यूटर बंद भी कर देंगे तो भी उसमें स्टोर रहता है। इट इज स्लोअर एंड चीपर देन द मेन मेमोरी। वो कैसी रहती है, थोड़ी स्लो रहती है और सस्ती भी आती है, जो हमारी मेन मेमोरी रहती है, प्राइमरी मेमोरी रहती है। बट इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। द कंटेंट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज नीड टू बी फर्स्ट ब्रॉट इनटू द मेन मेमोरी फॉर द सीपीयू टू एक्सेस। लेकिन जो ये हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी रहती है उसमें डेटा डायरेक्टली सीपीयू उससे डेटा नहीं उठा सकता, पहले वहां से डेटा कहाँ लाना पड़ता है उसको, प्राइमरी मेमोरी। हमने पहले ही पढ़ा है कि सीपीयू को प्रोसेस करना है तो हमको डेटा कहाँ से लाना पड़ेगा, पहले यदि मेमोरी कार्ड भी लगाया है तो मेमोरी कार्ड से पहले किस में आएगा, प्राइमरी मेमोरी में। हमने पेन ड्राइव लगाई है तो पेन ड्राइव से पहले डेटा किस में जाना पड़ेगा, प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद ही सीपीयू उसको क्या कर पाएगा, कैच कर पाएगा और प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस इंक्लूड हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड। ये सब क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी मेमोरी, जो हम अलग से लगाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, हाउएवर दीस डेज दीज आर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी विच सपोर्ट वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड एज कंपेयर टू अर्लियर एचडीडीज। ठीक है, आजकल ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आ गई, वो फास्ट भी हैं और ज्यादा स्टोर भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे एसडीडी सॉलिड स्टेट ड्राइव वो हैं, फास्ट भी हैं। अभी हमने पढ़ा था कि स्लो होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट हो गया है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी फास्ट बनने लगी। ठीक है, आल्सो डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर एंड बिकम इजियर एंड सिंपलर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉल साइज पोर्टेबल फ्लैश पेन ड्राइव। ठीक है, अब देखा होगा क्लास 10, क्लास 9, क्लास 11 ये सब क्या है, अलग अलग क्या है हमारे पास पेन ड्राइव्स आती हैं। ठीक है, वो क्या है, क्लास 10, क्लास 11 किस तरीके की पेन ड्राइव है, हाई स्पीड पेन ड्राइव कहलाती है। ठीक है, क्लास 10 मतलब और तेजी से उनमें डेटा कॉपी होगा और तेजी से हम उसमें से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सो जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहे हैं हम उसमें और तरीके से क्या हो सकता है, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। To process the data, we need to first input or capture the data. This is followed by it storing in a file or a database so that it can be used in further. Whenever data is to be processed, it is first retrieved from the file
और डेटाबेस सो दैट वी कैन परफॉर्म फर्दर एक्शन ऑन इट। ठीक है, अब क्या होता है डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल की हम क्या करते हैं जब भी हमें डेटा को क्या करना रहता है, प्रोसेस करना रहता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वी नीड टू फाइल इनपुट और कैप्चर द डेटा। हम उसको क्या करना पड़ता है, इनपुट करना पड़ता है या कहीं से रीड करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय इट्स स्टोरिंग इन अ फाइल और ए डेटाबेस। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको किसी फाइल में या डेटाबेस में स्टोर करना पड़ता है ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सके। Whenever data is to be processed, it is first retrieved from the file or database so that we can perform further action on it। और जब भी हमको उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको पहले क्या करते हैं, रीड करते हैं फाइल और डेटाबेस में से, और उसी के बाद हम उसको क्या कर पाते हैं, उसके ऊपर कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं एक्शन। ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना रहता है। तो हम बिना उसको रीड किए हुए, रिट्राइव किए हुए नहीं कर सकते। सबसे पहला आता है डेटा कैप्चरिंग। अब डेटा कैप्चरिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, अब डेटा किस तरीके से हम कैप्चर कर सकते हैं, डेटा में बी कैप्चर्ड यूजिंग कीबोर्ड बारकोड रीडर। ठीक है, कीबोर्ड बारकोड रीडर्स यूजिंग एट शॉपिंग मॉल। ठीक है, जैसा कि बारकोड रीडर से हम डेटा को रीड कर सकते हैं, देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स में बारकोड रीडर लगा रहता है, उससे स्कैन करते हैं और डेटा क्या होता है, कैप्चर हो जाता है। ठीक है, शोन इन फिगर 1.8, remote sensor on earth, orbit satellite etc, command sport over multiple social media are also captured as data. Sometimes heterogeneity among data sources makes data capturing a complex task। इसी तरह heterogeneity अमंग डेटा यानी कि अलग अलग तरीके का डेटा रहेगा तो हमको उसको कैप्चर करने में दिक्कत जाती है। जैसे कि बारकोड है तो सारे के सारे बारकोड रहेंगे तो हम उसको आसानी से रिट्राइव कर सकते हैं, लेकिन सब अलग अलग तरीके का डेटा है, यानी कि एक कुछ अल्फाबेटिकल डेटा है, कुछ न्यूमेरिक डेटा है, कोई मिक्स डेटा है। ठीक है, सो उस तरीके के डेटा को हमको कैप्चर करने में क्या जाती है, प्रॉब्लम जाती है। सीधी बात है कि यदि बहुत ज्यादा खिचड़ी मची होगी डेटा की तो हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते। यदि एक तरीके का डेटा रहेगा तो हम उसको आसानी से कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा कैप्चरिंग डेटा। हम किसी भी मेथड से कैप्चर कर सकते हैं, बारकोड से रीड करके कर सकते हैं कैप्चर। ठीक है, और किस तरीके से स्कैन कर सकते हैं, जो क्या बोलते हैं अपन पेटीएम वगैरह स्कैन करते हैं ना, हमारे जो क्यूआर कोड रहते हैं उससे कर सकते हैं स्कैन। तो ये क्या होता है, कैप्चरिंग द डेटा। दूसरा है हमारा स्टोरेज ऑफ डेटा। अब क्या होगा, हमने कैप्चर तो कर दिया, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर डेटा फॉर प्रोसेस लेटर। अब जो हमने कैप्चर किया, जो रीड किया, उसको हम कहीं तो कहीं रखना पड़ेगा, तो उसको कैप्चर करने के बाद जो स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं, storage. Nowadays, data is being produced at very high rate and therefore data storage has become a challenging task. However, the decrease in the cost of digital storage devices has helped in simplifying this task. These are numeric digital storage devices available in the market as shown in 1.7. Data keeps in increasing with time, hence the storage devices also required to be upgraded periodically. In large organization computer with larger and faster storage called data servers are deployed to store vast amount of data. Such a dedicated computer help in processing data efficiently. However, the cost of hardware and software of setting up data server as well as its maintenance is high, especially for small organization and startups. ठीक है, अब डेटा को रखने के लिए हमारे पास क्या है, डेटा स्टोरेज डिवाइस। जैसे बड़े बड़े फेसबुक चलाते हो आप लोग, इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, ये लोग क्या करते हैं, डेटा को रखने के लिए बड़े बड़े सर्वर्स लगाते हैं। ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो चुका है कि हम इस तरीके के डेटा को डील करने के लिए क्या हुआ है, बड़े बड़े सर्वर्स, बड़े बड़े कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं और उसकी हेल्प से हम प्रोसेस कर पाते हैं। वो हर एक डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। डेटा सर्वर्स बोला जाता है उनको। ठीक है, डेटा वेयर हाउस जहाँ पे डेटा रखा रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या हुए हमारे डेटा स्टोरेज। जो भी हमने कैप्चर करके रखा है, जो रीड करके रखा है डेटा, उनको स्टोर करने के लिए क्या हुआ गया है, हमने बड़े बड़े सर्वर्स यूज किए हैं। ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस आ चुकी हैं जहाँ पे, जैसे कि डेटाबेस, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अच्छी तरीके से, एफिशिएंटली उसमें से इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस। लेकिन क्या किया जाता है, हाउएवर द कॉस्ट ऑफ बोथ हार्डवेयर and software of setting up data servers as well as its maintenance is high, especially for small organization and startup। और जो अभी नई नई कंपनियां चालू हुई हैं उनके लिए बहुत मुश्किल वाला काम रहता है डेटा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और उनकी देखरेख करना। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटा स्टोरेज। तो डेटा स्टोरेज के लिए भी बहुत सारी चीजें हम डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस यूज करते हैं। अब लास्ट है हमारा डेटा
रिट्राइवल। अब डेटा को कैसे रिट्राइव करते हैं? इट इन्वॉल्व फैचिंग डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस। ये तीसरी प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या किया हमने, कैप्चर किया डेटा को, किसी भी चीज से कैप्चर कर सकते हैं, कुछ डिवाइसेस यूज करी, बारकोड स्कैनर, क्यूआर स्कैनर। फिर क्या किया, उसको डेटा को स्टोर किया। स्टोरेज करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, वहाँ पे बड़े बड़े सर्वर्स हैं, पेन ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। सो उसमें हम क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। अब तीसरी प्रोसेस क्या आती है हमारी, डेटा रिट्राइवल। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को रिट्राइव करते हैं। इट इन्वॉल्व फैचिंग डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस फॉर इट्स प्रोसेसिंग एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। जैसा यूजर की जरूरत है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, जो भी हमने डेटा स्टोर कर रखा है उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। एज आउटपुट ग्रोज द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन सर्च एंड रिट्राइवल ऑफ द डेटा इन एक्सेप्टेबल टाइम आल्सो इंक्रीज। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा डेटा बढ़ जाता है वैसे वैसे क्या होता है, हमारे चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। मान लो कि 1 लाख लोगों का डेटा है, तो उसको उसमें से हमको किसी का डेटा चाहिए, तो उसको लाने में क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है। मिनिमाइजिंग डेटा एक्सेस टाइम इज क्रूशियल फॉर फास्टर डेटा ऑपरेशन। ठीक है, हमको कम टाइम लगाने के लिए, यदि डेटा लाने के लिए, वो भी हमारे लिए क्या है, चैलेंजिंग हो गया आज के टाइम पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो 3 प्रोसेस हमने पढ़ी डेटा के बारे में। क्या होता है, सबसे पहले हम डेटा को कैप्चर करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं और फिर उसका रिट्राइवल करते हैं। कैप्चर करने के लिए हम कैप्चरिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे क्यूआर कोड स्कैनर, बार कोड स्कैनर, ठीक है, इस तरीके की चीजों की। फिर स्टोरेज करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस, बड़े बड़े स्टोरेज डिवाइसेस है हमारे पास, डेटा बेसिस हैं, डेटा वेयर हाउस है, जहाँ पे हम बड़े बड़े डेटा को रख सकते हैं। फिर तीसरा काम क्या रहता है, डेटा रिट्राइवल, यानी कि जहाँ पे डेटा रखा हुआ है, प्रोसेस करने के लिए हमको वहां से डेटा लेकर आना रहता है। और उसके लिए भी बहुत सारा चैलेंजिंग काम हो गया, क्योंकि लाखों करोड़ों डेटा है, तो उसमें से डेटा को लाने के लिए हमको टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसमें कम से कम टाइम लगे, वो भी क्या है, आज के ज़माने में एक चैलेंजिंग टास्क हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा डेटा रिट्राइवल। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। ठीक है, समझ में आ रहा है डेटा डिलीशन क्या होता है, कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो डेटा रहता है वह गलती से क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। डिलीट हो जाना मतलब कि हम करप्ट हो गया, हमारी हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, हमारी पेन ड्राइव करप्ट हो गई। ठीक है, हम गलती से डिलीट कर दिया, हमने डिलीट बटन दबा दी किसी चीज से, हम कुछ और डिलीट करने वाले तो कुछ और डिलीट हो गया। तो ये सब क्या होता है, हमारा डेटा डिलीशन। ठीक है, कई बार एक्सीडेंटली हमारे क्या हो जाते हैं, डिवाइसेस खराब हो जाती है, या फिर कोई और बंदा जो क्या बोलते हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन है, वो हमारा डेटा डिलीट कर देता है, या कोई वायरस डाल देता है, तो हमारे सारे डेटा करप्ट हो जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, डेटा डिलीशन। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती हैं हमारे डिजिटल डेटा के साथ। डिलीटिंग डिजिटली स्टोर डेटा मीन्स चेंजिंग द डिटेल्स ऑफ डेटा एट ए बिट लेवल विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब हमको उसका वापस क्या करना रहता है, फिर से डेटा को लाना रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। Therefore, when any data is simply deleted, its address entry is marked as free and that much space is shown as empty to user without actually deleting the data. In that case, data get deleted accidentally or corrupted, there arises the need to recover the data. और जब भी इस तरीके की चीज होती है कि गलती से डेटा डिलीट हो जाता है, या कोई डिलीट कर देता है, या वायरस से करप्ट हो जाता है, उस केस में हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, डेटा रिकवरी की। डेटा रिकवरी का मीन्स कि जो डेटा डिलीट हुआ है, जो डेटा करप्ट हुआ हो गया है, या जो डेटा खत्म हो गया, उसको फिर से लाना, उसी प्लेस पर, उसी मेमोरी में फिर से उसी चीज जगह पे उस डेटा को लेकर आने को क्या कहा जाता है, डेटा रिकवरी। जैसे कि 5 नंबर का डेटा हमारा करप्ट हो गया, कि 5 नंबर पे जो भी डेटा एंट्री थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसको रिकवर करते हैं, तो हमारा डेटा फिर से आ जाता है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं डेटा रिकवरी के। आपके पास भी नहीं हो तो मोबाइल में आप डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, कि जो भी हमसे गलती से फोटोज वीडियोज डिलीट हो गई हैं, आप डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं मोबाइल में, उनको इंस्टॉल करके डेटा रिकवर कर सकते हैं। वो हमारी मेमोरी कार्ड में से डेटा को क्या कर सकते हैं, रिकवर करके ला सकते हैं। सो एक्सीडेंटली जो हमने गलती से डिलीट कर दी थी वीडियोस और फाइल्स, उसको क्या करते हैं, वो रिकवर करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, डेटा रिकवरी। और डेटा रिकवरी हम एक जगह से और कर सकते हैं, बैकअप्स। हम क्या बना के रखते हैं, बैकअप्स। मान लो कि हमारे कंप्यूटर में सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, तो हम क्या करते हैं, डी ड्राइव का पूरा डेटा ई ड्राइव में रख लेते हैं, ताकि कभी यदि डी ड्राइव खराब हो, उसका डेटा डिलीट हो जाए, तो हम कहाँ से डेटा को कॉपी कर लें, ई ड्राइव से। तो ये क्या होती है हमारी डेटा क्या बोलते हैं इसको, डेटा रिकवरी। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी हमारा डेटा है किसी फ्रेंड के पास रख दो, ठीक है, ताकि बाद में क्या हो, हमारा रिकवर कर सकते हैं। कई बार हम ड्राइव पे भी रखते हैं, गूगल ड्राइव पे सेव करके रख देते हैं हमारे डेटा को, ताकि यदि हमारे मोबाइल से यदि चीजें डिलीट हो जाए, तो हम हमारे गूगल ड्राइव वगैरह से उसको वापस
ला सकें। तो ये सब क्या होता है, हमारा डेटा डिलीशन एंड डेटा रिकवरी। डेटा डिलीशन में हमारा डेटा डिलीट हो जाता है और रिकवरी से हम क्या कर सकते हैं, जो डिलीटेड डेटा है उसको फिर से ले आते हैं। ठीक है, तो ये होप आप लिख लेंगे। और डेटा डिलीशन डिफरेंट तरीके से हो सकता है, कोई अनवांटेड पीपल कर सकता है, डेटा वायरस से हो सकता है। और रिकवरी भी हम कहाँ से कर सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं या फिर हम बैकअप से भी क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सभी को मालूम है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट फिजिकल कंपोनेंट। अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट। ठीक है, हार्डवेयर, प्रिंटर क्या होते हैं, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है, ये सब क्या थे, हार्डवेयर्स। ठीक है, हार्डवेयर्स यानी कि जिनको हम छू सकते हैं, जो हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, जिनका काम क्या है, चीजों को चलाने का। ठीक है, उनमें किसी प्रकार के सॉफ्ट चीजें नहीं रहती है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर, जो सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस, फिजिकल डिवाइसेस रहते हैं, फिजिकल कंपोनेंट रहते हैं, वो सब क्या है, हमारे हार्डवेयर। अब हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर। Till now we have studied about the physical components or the hardware of the computer, but the hardware is of no use on its own. Hardware need to be operated by a set of instruction. ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जो भी हमने हार्डवेयर पढ़े हैं, यानी कि प्रिंटर पढ़ा था, स्कैनर पढ़े हैं, क्यूआर कोड पढ़े हैं, ठीक है, कौन सी बार कोड मशीन पढ़ी है, ये लोग अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। ये हार्डवेयर डिवाइसेस अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते जब तक इनको क्या नहीं दिया जाए, इंस्ट्रक्शन। इन हार्डवेयर में भी किस चीज की जरूरत पड़ती है, कुछ इंस्ट्रक्शन की। उसी बेसिस पे क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर रेफर टू एज सॉफ्टवेयर। और इन्हीं इंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम कुछ लाइनें लिख के देते हैं, उनमें स्टोर करके रखते हैं उन हार्डवेयर में, ताकि उनको पता चले कि करना क्या है हमें, कि किस तरीके का डेटा आएगा तो उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है। तो हर एक डिवाइसेस कभी कंप्लीट होता है जब उसके साथ क्या कनेक्ट हो, सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो। सो इट कैन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन नॉट टच और फिजिकली व्यू फिजिकली। मतलब वह सारी चीजें जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं और डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते हैं, फिजिकली नहीं देख सकते, उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर। इट कंप्राइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू बी प्रोसेस यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर। ठीक है, और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके ही क्या करते हैं, किसी भी कार्य को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, the software comprises of set of instruction which on execution deliver the desired output। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कुछ लाइनें होती हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर आउटपुट देते हैं। मतलब कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए हम पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ई सॉफ्टवेयर इज रिटन of Windows 7 वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स लाइक LibreOffice राइटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो मतलब ये सॉफ्टवेयर क्या है, हम हर एक चीज के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। गेम भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। गेम मतलब पबजी हो गया हमारा, कैरम हो गया हमारा, ये सब क्या है, गेम्स। गेम्स भी क्या एक तरीके से सॉफ्टवेयर है। ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर हम क्या करते हैं, गाने सुनने के लिए यूज करते हैं, फोटो एडिटर फोटो एडिट करने के लिए। सो हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक यूज होता है। अ डॉक्यूमेंट और इमेज स्टोर ऑन ए हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव इज रिफर टू एज अ सॉफ्ट कॉपी। और ये जो डॉक्यूमेंट है या इमेज है, उनको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। वंस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और एन इमेज इज नोन एज हार्ड कॉपी। तो ये तो सबको मालूम है कि जो भी चीज हमारे कंप्यूटर में जो भी डॉक्यूमेंट स्टोर रहता है उसको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी। और यदि हम उसी चीज का प्रिंट निकाल लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी। ठीक है, तो ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर की जरूरत हमें पड़ी क्यों। ठीक है, द सोल पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू मेक कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि हम हार्डवेयर को बता सकें कि करना क्या है। ठीक है, हार्डवेयर का कोई भी यूज नहीं है जब तक हमारे पास क्या नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है। अ सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज विद द एंड यूजर। एक सॉफ्टवेयर ये वही बताता है कि किस तरीके से एक हार्डवेयर को काम करना है और किस तरीके से यूजर से इंटरेक्ट करना है। ठीक है, यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर से बातचीत नहीं कर सकता। किसके थ्रू बात करता है वह, हार्डवेयर से प्रिंट देना है तो हम किसके थ्रू देते हैं, कंप्यूटर के थ्रू। कंट्रोल-C करते हैं। ठीक है, कंट्रोल-C करते हैं, या प्रिंट स्टेटमेंट क्या करते हैं, प्रिंट कमांड देते हैं। कहां से देते हैं, किसके थ्रू देते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तभी हार्डवेयर हमको क्या दे पाता है,
प्रिंट दे पाता है। ठीक है, तो हम किस डायरेक्टली क्या हार्डवेयर से बोल सकते हैं क्या कि डायरेक्ट बोल देते हैं कि प्रिंट निकालो? नहीं। ठीक है, हमको किससे बात करना पड़ता है? पहले सॉफ्टवेयर से। तो हमें किसी भी हार्डवेयर को चलाना है तो पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी? उस हार्डवेयर को चलाने के लिए उसके लिए क्या चाहिए पड़ेगा? एक सॉफ्टवेयर। वी कैन नॉट टॉक और इंस्ट्रक्ट हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर डायरेक्टली, हैंस सॉफ्टवेयर एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर एंड हार्डवेयर। इसी तरह सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक इंटरफेस, एक जरिया होता है किससे बात करने के लिए? हार्डवेयर से बात करने के लिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंटरेक्शन विद हार्डवेयर एंड फंक्शन टू बी परफॉर्म, सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस तरीके से उनके फंक्शन है, जिस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, उनको हमने किस पार्ट में डिवाइड किया है? हमने उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारा होता है प्रोग्रामिंग टूल्स, और तीसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम इन तीनों के बारे में अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्म फंक्शंस, हमने क्या किया? उनको 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किए हैं। तो सबसे पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर इज टर्म्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इनको देखो, बिल्कुल नाम से याद रखो। सिस्टम, सिस्टम मतलब अपन ने क्या पढ़ा था? जो कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर सारे पार्ट्स हैं, सबको मिला के क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम को चलाने के लिए जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब जो कंप्यूटर को चालू होने के लिए, कंप्यूटर जिससे बनाया जाता है, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, कंप्यूटर की सारी फंक्शनैलिटी जो मेन कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर चलता है, तो वह सारे जरूरत के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम मतलब ही होता है, मतलब सिस्टम चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो रहते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे इट प्रोवाइड्स सर्विसेज डायरेक्टली टू एंड यूजर और सम अदर सॉफ्टवेयर। एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, यूवेंटू, एप्पल मैकिंटोश, ये सब क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे पूरा कंप्यूटर बना होता है। सिस्टम यूटिलिटीज, सिस्टम के जो भी काम चालू करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर है वो, ड्राइवर्स, साउंड ड्राइवर, सीडी ड्राइवर, पेन ड्राइव ड्राइवर्स। ठीक है, सो जो जो ड्राइवर्स लगते हैं हमको, सीडी चलाने के लिए पेन ड्राइवर लगता है। ठीक है, साउंड चलाने के लिए ड्राइवर्स लगते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर्स का यूज करते हैं। तो ये क्या है? साउंड जरूरी है कंप्यूटर में, वो भी जरूरी। सीडी चालू करने के लिए, सीडी चलाने के लिए, सो प्रिंटर चलाना है तो प्रिंटर के ड्राइवर लगता है। सो ये सब क्या है? हमारे ड्राइवर्स। सो ये क्या है? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को चालू करने में मदद करते हैं या सिस्टम को अच्छी तरीके से चलाने में हेल्प करते हैं। अब पहला हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके अंदर? सिस्टम के अंदर। मैंने अभी बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एज द नेम इम्प्लाइज, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किस लिए यूज होते हैं? कंप्यूटर को चलाने में। जो ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर को चलाते हैं, वह कौन से सिस्टम कहलाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। जब कंप्यूटर ही नहीं रहेगा तो बाकी सॉफ्टवेयर किस में चलेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी कौन सा सॉफ्टवेयर है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू यूजर ऑफ द सिस्टम। और यही है जो बाकी सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, बाकी प्रोग्राम्स को चलाते हैं, और क्या करते हैं? एक्सेस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं यूजर के सिस्टम को। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज, लाइनेक्स, मैकिंटोश, यूवेंटू, फिडोरा, एंड्रॉइड, आईओएस। ये सब क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे मिलके हमारा कंप्यूटर बनता है। ठीक है, और वही जगह देता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा तो उसमें इंस्टॉल क्या करोगे और बाकी सॉफ्टवेयर कैसे चलेंगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स द कंप्यूटर, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर चलता है, वही कहलाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट सिस्टम यूटिलिटीज। अब आते हैं हमारे पास सिस्टम यूटिलिटी, या फिर इनको बोला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मतलब जो कंप्यूटर को अच्छी तरीके से चलने में हेल्प करते हैं। चलने में हेल्प करते हैं वो तो जो मेन है वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसके साथ में हमारे पास आता है सिस्टम यूटिलिटीज, जो एक कंप्यूटर को अच्छी तरीके से काम करने में मदद करते हैं। ऐसे जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो कैसे होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Software used for maintenance and configuration of computer system is called system
यूटिलिटी, ठीक है, जो कंप्यूटर को सुधारने में, उसको अच्छे से चलने में मदद करते हैं, वायरस फ्री रखते हैं, मेमोरी को बीच बीच में साफ करते रहते हैं, फाइल को करप्ट होने से रोकते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं हमारे सिस्टम यूटिलिटीज। सम सिस्टम यूटिलिटीज आर शिफ्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, पहले तो वो कुछ चीजें तो पहले से ही आती हैं हमारे सिस्टम यूटिलिटी और कुछ हम अलग से भी डालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिस्क फ्रेगमेंटेशन टूल, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी एटसेट्रा, ये सब क्या है हमारे सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से। डिस्क फ्रेगमेंटेशन यानी कि जो भी जगह है हमारी अनवांटेड जगह है उसको क्या करता है, डिफ्रेगमेंट करता है, अलग अलग टुकड़े टुकड़े में हमारा यदि डेटा स्टोर है तो हम एक बड़ा सा यदि हमको क्या करना है, डेटा स्टोर करना है तो हम नहीं कर पाते, तो ये क्या करता है डिस्फ्रेगमेंटेशन, वो सारे जो टुकड़ों टुकड़ों में डेटा स्टोर था उसको क्या करता है एक ही जगह स्टोर कर देता है, तो बाकी जगह हमारी क्या हो जाती है कंप्यूटर में खाली हो जाती है, ठीक है। फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, फॉर्मेटिंग क्या करता है, यदि हमको डेटा को डिलीट करना है तो वो क्या करता है फॉर्मेट कर देता है, उसको पूरा का पूरा डिलीट कर देता है। सिस्टम स्टोर यूटिलिटी यानी कि हमें मालूम था कि 2 दिन पहले हमारा कंप्यूटर सही चल रहा था तो हम क्या करते हैं उसको सिस्टम को रिस्टोर कर देते हैं, यानी कि 2 दिन पहले तक का हमारा कंप्यूटर बन जाता है, यानी कि 2 दिन बाद खराब होना चालू हुआ था तो 2 दिन पहले उसको रिस्टोर कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर 2 दिन पहले जैसा हो जाएगा, हमने जो भी फाइल में चेंजेस किए थे वो फिर से वैसे के वैसे हो जाएंगे, तो हमारा कंप्यूटर फिर से अच्छा चलने लगेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अनदर सेट ऑफ यूटिलिटीज आर दोज व्हिच आर नॉट शिप्ड विद ऑपरेटिंग सिस्टम बट आर रिक्वायर्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम, और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में नहीं आते, जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं उसके साथ में नहीं आते, हमको अलग से डालने पड़ते हैं, जैसे कि एंटीवायरस। हम क्या करते हैं कंप्यूटर को अच्छे से चलने के लिए क्या डालते हैं उसमें एंटीवायरस डालते हैं ताकि बाहर के कोई वायरस उसमें नहीं लग जाए, उसकी फाइलें करप्ट नहीं हो जाए, तो ये भी कंप्यूटर को अच्छे से चलने में मदद करता है, तो ये भी हमारा क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या सिस्टम यूटिलिटी। इसके बाद डिस्क क्लीनर, डिस्क क्लीनर काम क्या है, बीच बीच में डिस्क को क्या करने रहना, साफ करते रहना, क्लियर करते रहना, जो अनवांटेड डेटा उसको डिलीट कर देना है, टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर देना। इसके बाद डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने बताया था कि ज्यादा जगह घेर रहा है कोई डेटा तो हम क्या कर सकते हैं उसको कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि अपन सूटकेस में अच्छा बहुत सारे कपड़ों को ठूस के क्या कर सकते हैं कंप्रेस कर सकते हैं, एक ही सूटकेस में बहुत सारे कपड़े आ जाते, क्या कर दिया चपटे कर दिए कपड़ों को, ऐसे ही डेटा को हम क्या कर देते हैं कंप्रेस कर देते हैं। यदि 500 MB का है तो वो कितना का हो जाएगा 400 MB का हो जाएगा, 300 MB का हो जाएगा, तो हमारी जगह क्या बचेगी बच जाएगी, हम डेटा को क्या कर देते हैं कंप्रेस कर देते हैं। जिप फाइल बनाई होगी आप लोगों ने, ठीक है, तो वो सब क्या होता है डेटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर से होता है। सो ये थे हमारे सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को अच्छे से चलने में मदद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, एज द नेम सिग्निफाइज द पर्पस ऑफ डिवाइस ड्राइवर इज टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस। अब मैंने आपको बताया था कि डिवाइस ड्राइवर, ड्राइवर मतलब क्या होता है, ड्राइवर देखा ही होगा आप लोगों ने, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, ठीक है, बस चलाने वाला, ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर, काम क्या है उनका कुछ किसी चीज को चलाना। इसी तरह डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर काम क्या है डिफरेंट डिवाइसेस को चलाना, जैसे कि साउंड ड्राइवर, साउंड ड्राइवर काम क्या है साउंड को चलाना, ठीक है, कि यदि हमको गाने सुनना है तो हमारे कंप्यूटर में क्या होना चाहिए साउंड ड्राइवर। इसी तरह प्रिंटर चलाना है, हार्डवेयर चलाना है तो क्या होना चाहिए हार्डवेयर ड्राइवर चलाना चाहिए। तो ड्राइवर का काम क्या है कुछ पार्टिकुलर चीज या पार्टिकुलर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें ड्राइवर्स चाहिए, तो वो कौन से कहलाते हैं डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। हमें माइक चलाना है तो माइक ड्राइवर, ये मेरे को माइक चलाना है ये वाला, तो इसके लिए मुझे माइक ड्राइवर चाहिए रहेगा, ठीक है, साउंड ड्राइवर चाहिए रहेगा। सो इसी तरीके के ड्राइवर्स होते हैं। हमको गेम चलाना है तो हमारे को कुछ ग्राफिक्स ड्राइवर चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट ड्राइवर्स क्या होते हैं किसी चीज को चलाने में हेल्प चलते हैं, ठीक है। जिस तरीके से डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ड्राइवर्स हैं वो क्या है एक तरीके के सॉफ्टवेयर, वो क्या करते हैं किसी भी हार्डवेयर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या करते हैं एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वह चीज आसानी से चल सके, ठीक है। हमको गाने चलाना है तो स्पीकर तो है हमारे पास और सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन क्या हो रहा है उनके बीच इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, हमें एक ड्राइवर चाहिए, वो क्या करेगा स्पीकर को किससे करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, और हमारे पास साउंड आएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा ड्राइवर्स किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है उनके ड्राइवर। सीडी चलानी है कंप्यूटर में तो हमको क्या चाहिए रहता है सीडी ड्राइवर, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर डलेगा तो तभी सीडी को रीड कर पाएगा, कौन रीड कर पाएगा हार्डवेयर रीड कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं डिफरेंट ड्राइवर, सीडी ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, ये सब इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है।
ग्राफिक्स ड्राइवर, तो ग्राफिक्स चलाने के लिए उसके लिए अलग ड्राइवर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब आया हमारे पास नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो कि है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हाउएवर डिफरेंट यूजर नीड द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डिफरेंट पर्पस डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। अब हमारे पास कंप्यूटर तो है, कोका जो बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो है। अब हर एक बंदे को अपने अपने हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर लगते हैं। जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, तो अपने को क्या लगेगा, एनाकोंडा लगेगा जिसमें मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइपिंग करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए उसको। किसी को गाना सुनना पसंद है, तुम जैसे लोग तो क्या करेंगे, गाने गाने के सॉफ्टवेयर डाल के रखेंगे। गेम्स खेलना पसंद है, पूरे उसमें मोबाइल पूरे कंप्यूटर में गेम ही गेम डाल लिए। तो ये क्या है, हर एक बंदे के अपने अपने सॉफ्टवेयर रहते हैं। उन्हीं सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो अपने अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर डालते हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Hence, a new category of software is needed to cater different requirement of the end user. This specific software that helps on top of the system software is term है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जनरल वे में इनको क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो अलग अलग यूजर अपने अपने हिसाब से अलग से सॉफ्टवेयर डालते हैं कंप्यूटर में, इन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाल दिया अलग से, फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर डाल दिया, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाल दिया, अपन ने एनाकोंडा डाल दिया, अपन ने ब्राउजर डाल दिए, अपन ने पीडीएफ रीडर डाल दिया। ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। अब इनको भी क्या किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगेन देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने इनको दो तरीकों में तोड़ा है एप्लीकेशन में भी। चलो देख लेते हैं। तो पहला क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर जेनरिक एप्लीकेशन टू कैटर अ बिगर ऑडियंस इन ए डिफरेंट general called general purpose software. That such ready-made application software can be used by end user as per their requirement. For example, spreadsheet tool, LibreOffice, Calc can be used by any computer user to do calculation and create an account sheet. Adobe Photoshop, GIMP, Mozilla web browser, iTunes, etc. fall in the category of general purpose software. अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो मैक्सिमम लोगों को काम पड़ते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये किसी पर्टिकुलर लोगों को देख के नहीं बनाया गया, ये सबको देख के बनाया गया। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन यूज कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकते हैं, टीचर भी कर सकते हैं, कंपनी वाले भी कर सकते हैं, और सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ लिखने की जरूरत कभी ना कभी पड़ती है। तो ये किस तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। इसी तरह यदि गाने सुनने का है, VLC मीडिया प्लेयर है, तो वो भी क्या है, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, क्योंकि टीचर भी गाने सुनता है, स्टूडेंट भी गाने सुनता है, कंपनी में भी जरूरत पड़ती है गाने सुनने की या कुछ भी चीज चलाने की, वीडियो चलाने की, वीडियो प्लेयर चलाने की। सो ये क्या होते हैं, हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। इनको पर्टिकुलर बंदे को देख के नहीं बनाया गया है। फोटोशॉप सब जगह यूज होता है, टीचर भी फोटोशॉप एडिट कर सकता है, बच्चे तो करते ही हैं, दिन भर फोटोशॉप एडिट करके इंस्टाग्राम पे डालना, यहाँ डालना, वहां डालना, ठीक है। और कंपनीज में भी बड़े बड़े फोटोशॉप्स कंपनी है, आपको मोबाइल बनाने हैं, मोबाइल बोल रहा हूँ, मोबाइल के ग्राफिक्स बनाने हैं, ठीक है, वेबसाइट्स बनानी है, तो वहां पे फोटो किस तरीके से एडिट करते हैं, फोटोशॉप से एडिट करते हैं। तो ये क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, मतलब ये सभी लोग यूज करते हैं लगभग। तो उनको किस कैटेगरी में रखा गया, उन सबको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। लेकिन अब आते हैं एक दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। वो हर कोई यूज नहीं करता, ठीक है। दे आर कस्टम और tailor-made application software. They are developed to meet the requirement of a specific organization or individual. They are better suited to the need of an individual and organization, considering that they are designed as per special requirement. Some example of user-defined software include website, school management software, accounting software, etc. अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर बंदों के लिए ही होते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब स्कूल में फीस कितनी आई, किस तरीके से बच्चों को एनरोल करना है, उनकी फीस कितनी हुई, उनको फीस कार्ड फीस पेमेंट निकल जाए तो रिसिप्ट देना है। तो वो सब चीज़ों के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया, उसको क्या बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। उसका काम क्या है, सिर्फ स्कूल में ही लग पाएगा, उसको कंपनी में नहीं लगा सकते, उसको पर्टिकुलर टीचर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि स्कूल को मैनेज करने का, बच्चों के कोई काम का नहीं। वो सॉफ्टवेयर कहाँ लगेगा, सिर्फ स्कूल में लगेगा, ताकि स्कूल को मैनेज कर सके। इसी तरह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, डेबिट निकालना, क्रेडिट निकालना, किसी का टैक्स निकालना, जैसे कि टैली हो गया,
बच्चे को कोई काम करनी, मेरे कोई काम करें, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है। सो वो किसके काम का है, जो अकाउंट्स देखता है अकाउंटिंग वालों का, तो पर्टिकुलर उसके काम का है। मेरे काम का क्या है, एनाकोंडा, ठीक है। ये किसके लिए बनाया गया है एनाकोंडा सॉफ्टवेयर, जो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेगा, जैसे कि मैं करूंगा, बच्चे करेंगे, ठीक है, टीचर्स करेंगे, स्टूडेंट्स करेंगे। लेकिन क्या अकाउंटिंग वाले का काम का है एनाकोंडा, नहीं है, ठीक है। क्या स्कूल मैनेजमेंट के काम का है, नहीं है। ये पर्टिकुलर किसके लिए है, डेवलपर्स के लिए। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर क्या बोला जाता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जो किसी पर्टिकुलर यूजर को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो ये था हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, हो आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये क्या चीज आ गई, अब देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी से मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर बंदे का खुद का हो और उसी के पास पूरा कॉपीराइट हो कि यह मेरा सॉफ्टवेयर है, इसमें मैं ही बदलाव कर सकता हूं और मैं ही बेच सकता हूं, इसके अलावा कोई नहीं बेच सकता। इसको कौन से सॉफ्टवेयर बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। उनको क्या बोला जाता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, ये हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये किसका है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। क्या हम खुद से बना सकते हैं, नहीं। क्या इसी नाम से हम दूसरा बना सकते हैं, नहीं। क्या हम खरीद के किसी और को बेच सकते हैं, नहीं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास उसके कॉपीराइट्स नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, टैली, क्विक हील, ठीक है। ये सब क्या है, इनके खुद के सॉफ्टवेयर हैं। इनके अंदर ना इनके सोर्स कोड से छेड़खानी कर सकते हैं, ना ही इनके जैसा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कॉपी पेस्ट करके, ना ही हम बेच सकते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, ठीक है, याद रहेगा। सो ये होते हैं प्रॉपर्टी। अब दूसरा होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब पहले तो बात कर लेते हैं फ्री की। फ्री सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से, इंटरनेट से। वो कौन से होते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर। जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर फ्री में मिल जाएगा आपको, पाइथन चाहो तो पाइथन मिल जाएगा फ्री में, फायरफॉक्स मिल जाएगा फ्री में, क्रोम डाउनलोड करते फ्री में। तो ऐसे वो सारे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, उनको क्या बोला जाता है, फ्री सॉफ्टवेयर या फ्रीवेयर भी बोला जाता है, ठीक है। सो स्काइप, एडोब रीडर, ये सब क्या हमारे फ्रीवेयर या फिर इनको बोला जाता है फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है। और अब जो हमारी लास्ट कैटेगरी है वो है हमारी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये क्लास 12th में ही पढ़ेंगे आप। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कैसा रहेगा, ओपन है। ये क्या बोल दिया सर ने, सोर्स क्या होता है, ओपन, यानी कि जिसका कोड भी हमको पता चले कि ऐसे सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि कुछ कंपनी वाले एक ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो उसके सोर्स के साथ, यानी कि किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर बना है उसके साथ, और उसके सोर्स में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और अपने हिसाब से उसमें बदलाव कर सकते हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिनको फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं और जिनका कोड भी हमको अवेलेबल रहता है। जैसे कि हमने स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, यदि वो ओपन सोर्स है तो यदि उसमें स्कूल का नाम कुछ और दिया है तो हम उसका कोड चेंज करके अपने स्कूल का नाम कर सकते हैं, और हमको कुछ नई फंक्शनैलिटी डालनी है तो उसमें नई फंक्शनैलिटी भी डाल सकते हैं, और हम उसको बेचना चाहें तो उसको बेच भी सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी कोड में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं और किसी को बेच भी सकते हैं, और वो कौन सा कहलाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और उसी का उल्टा क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे हैं भी नहीं, ना उनमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, ना ही उनको उसमें बदलाव करके चेंज करके किसी को बेच भी सकते हैं, वो उनके खुद के हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वालों के खुद के हमारे सॉफ्टवेयर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर वो खुद के रहते हैं। टैली उनका खुद का है, उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, पैसे देके ही खरीदना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलते। तो ये क्या है, हमारे प्रॉपर्टी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।